सीमा जी अपने बहू बेटे से थोड़ी दूर दूसरे घर में रहा करती थी। उनका बेटा शहर के बीचों बीच एक फ्लैट में रहता था। सीमा जी अपने पति के द्वारा बनाए गए घर में ही रहती थी, क्योंकि बेटा और बहू उन्हें पसंद नहीं करते थे। इसलिए वे आत्मसम्मान से अपने घर में ही रहती थी। लेकिन वे अपने पोता और पोती से बहुत प्यार करती थी। जब उनके पोता और पोती स्कूल जाते थे तो वह उनकी राह अक्सर देखा करती थी, क्योंकि वह दोनों उसी रास्ते से अपने घर आते जाते थे जिस रास्ते पर सीमा जी का घर था। आज वे अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठकर उनका इंतजार कर रही थी और अपने पास चॉकलेट के पैकेट रखे हुए थी कि मेरे पोता और पोती आएंगे तो उन्हें खाने के लिए मैं चॉकलेट दे दूंगी। जब कोई कार वहां से गुजरने को होती तो उन्हें लगता शायद वे दोनों आ गए हैं, इसलिए वह फिर चुपचाप बैठ जाती। कुछ समय बाद दूसरी कार वहां से गुजर ही रही थी कि वह रुक गई और उसमें से दोनों बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, दादी माँ हम दोनों आ गए। उनकी आवाज़ सुनते ही सीमा जी का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठता और खुशी के मारे सीमा जी की आंखों में आंसू आ गए और अपनी बाहें फैलाकर दोनों बच्चों को कसकर गले से लगा लिया। रोजाना की तरह वह अपने पोता और पोती पर प्यार और ममता लुटाए जा रही थी और उन्हें चॉकलेट देते हुए बोली, लो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। चॉकलेट देखकर बच्चे खुशी से झूम उठते। जब उनकी दादी उनसे मिल पाती थी, दादी ने बड़े प्यार से दोनों बच्चों का माथा चूमा, उनका सिर सहलाकर फिर उनसे दोबारा से लिपट गई। जब तक 4-5 बार गले ना लगा लेती तब तक उनके हृदय को संतुष्टि नहीं मिलती थी। कार का ड्राइवर, जो हमेशा दादी माँ की ममता और बच्चों का अपनी दादी के लिए प्यार देखकर जैसे संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेता था, जब भी बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो वह कार लेकर इसी रास्ते से निकलता था और दादी माँ कभी यह अनमोल पल खोना नहीं चाहती थी। एक दिन बच्चों को लाड दुलार करते समय दादी माँ का ध्यान ड्राइवर की ओर गया, जो उन्हें अपने पोता और पोती पर प्यार लुटाते हुए देख रहा था। सीमा जी ने तभी ड्राइवर से पूछा, अरे ड्राइवर, तूने कभी अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम रमेश है, ड्राइवर ने कहा। रमेश नाम सुनकर सीमा जी अचानक से चौंक गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भावुक होकर बोली, अरे यह तो इन बच्चों के दादाजी का नाम हुआ करता था। बहुत सम्मान और रोब हुआ करता था उनका, और अब मुझे इस भरी दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए हैं। यह कहते कहते उनका गला भर आया। अम्मा, जो इस संसार में आया है उसको एक ना एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही होता है। आप उदास मत होइए और अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं चलता हूँ। माँ जी, बच्चों को घर छोड़ना है। नीम साहब राह देख रही होगी। कार ड्राइवर कहने लगा, हाँ बेटा, शायद पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो तू मुझे मिल गया जो इतना ध्यान रखता है मेरा। सीमा जी ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और ढेरों आशीर्वाद दिए। यह सुनकर ड्राइवर की आंखें भी आंसुओं से भर गई और इधर सीमा जी की आंखों से आंसू उनके गाल तक ढुलक आए और फिर उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें साफ की और संतुष्ट हृदय से फिर अपने घर के अंदर चली गई। जिस दिन बच्चों का स्कूल बंद रहता था, सीमा जी के लिए एक एक पल बिताना कठिन हो जाता था। कभी कभी तो छुट्टी के दिन भी 1 घंटा बाहर कुर्सी पर बैठी रहती थी और जब कार ड्राइवर नहीं आता था तो वह समझ जाती थी कि आज स्कूल की छुट्टी है। कार ड्राइवर हमेशा यही सोचता रहता कि पता नहीं बेचारी अम्मा जी के जीवन में कैसे कैसे दुख आए होंगे, जिसके कारण वह इस हालत में आज है। अब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी तो यह सोचकर कि कहीं अम्मा जी बच्चों का इंतजार करते करते बाहर कुर्सी पर ही ना बैठी रहें, कार ड्राइवर रमेश सीमा जी को सूचित करने आ गया। उस दिन रमेश को जाने की जल्दी नहीं थी और सीमा जी के पास तो फुर्सत ही फुर्सत थी। अपना हालचाल बांटने के लिए तो उस दिन रमेश को अंदर बुलाने पर रमेश उसके घर के अंदर चला गया और एक पुरानी चारपाई पर बैठ गया। उस चारपाई पर एक पुरानी सी दरी बिछी हुई थी और पास में पानी से भरी हुई मटकी रखी हुई थी और कुछ 2-4 धार्मिक पुस्तक भी रखी हुई थी, जिन्हें खाली समय में पढ़ लिया करती होंगी। बातचीत करने या दिल बहलाने के लिए घर में कोई और था भी तो नहीं, और वैसे भी अब कुछ दिन बच्चों से भी नहीं मिल पाएंगी। यही सोचकर सीमा जी का मन निराश और उदासी से भर उठा। फिर रमेश के पास आकर चारपाई पर बैठ गई और उसका हालचाल पूछने लगी।
और बातें करते करते वो अतीत में चली गई। फिर वह रमेश से कहती है, मैं कभी इस घर में बहू बनकर आई थी, फिर माँ बनी और फिर दादी। भरे पूरे संपन्न घर की जिंदगी हुआ करती थी कभी मेरी, लेकिन मेरे पति की मृत्यु के साथ साथ सब कुछ छूटने लगा। मान सम्मान और पुरानी यादें और अपनों का साथ। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी रमेश उन्हें तसल्ली देते हुए बोला, माँ जी परेशान मत होइए, किस्मत किसको क्या रंग दिखाएगी यह कोई नहीं जानता। तब सीमा जी बोली, कहने में तो बहुत आसान है बेटा, जानते हो मेरा बेटा बहुत ही अच्छा और आज्ञाकारी हुआ करता था। मैं हमेशा कहती थी कि ऐसा बेटा तो किस्मत वालों को ही मिलता है। और पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की तमन्ना को अपने घर की बहू बनाकर ले आई थी। मुझे लगा कि जैसे मेरे नसीब ही खुल गए हैं। आस पड़ोस के लोग भी जब बहू को देखने आते तो उनकी सुंदरता देखकर मोहित हो जाते थे। मैं गर्व से कहती थी, मेरी बहू तो कोहिनूर है, कोहिनूर। अरे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू तो पूरे मोहल्ले में नहीं होगी। मैंने भी खूब प्यार लुटाया अपनी बहू पर। शादी के बाद बेटे को भी जॉब में प्रमोशन मिल गया, सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ गई थी। उसने एक अच्छी जगह शहर के बीचों बीच में बढ़िया सा फ्लैट खरीद लिया। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि बेटे ने अपना घर बनाया है और हम सब साथ मिलकर रहेंगे। बेटे ने भी कहा, माँ हम सब साथ मिलकर अब बड़े घर में रहेंगे। मैं भी बड़े शौक से चल पड़ी बेटा और बहू के साथ रहने के लिए। कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे बहू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह बात बात पर गुस्सा करने लगी थी। जो बहू कभी स्वभाव की नरम और अच्छी हुआ करती थी, वह अब बदल गई थी। और बेटा भी मुझे छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने और आंखें दिखाने लगा। लेकिन मैं आज तक यह नहीं समझ पाई कि आखिर मेरी गलती क्या थी। घर की बड़ी होने के नाते मैं बस यही चाहती थी कि मेरे बच्चे मेरे अनुभव से कुछ सीख लें, लेकिन मेरा तो किसी भी बात में बोलना उन्हें मंजूर ही नहीं था। अगर मैं कभी कुछ बोल भी देती तो बेटा सीधा बोलता, माँ शांत रहकर 2 रोटी खा लीजिए, लेकिन किसी की बात पर अपनी फालतू की राय मत दो। और बहू थी कि आए दिन पार्टियों में जाती थी। एक दिन हद तो तब हो गई जब रात के 12 बजने को आए थे और बहू अभी तक अपनी पार्टी से लौटी नहीं थी। हॉल में खड़ा मेरा बेटा भी अपनी पत्नी तमन्ना की राह देख रहा था। चेहरे पर बेचैनी थी। तभी दरवाजे के बाहर कार के आने की आवाज सुनाई दी। जब तमन्ना को घर के बाहर देखा तब जान में जान आई थी। हम दोनों माँ बेटे के। बहू जब घर के अंदर आई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बहू को टोक दिया, इतनी रात तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं। अच्छे घरों की लड़कियां देर रात तक बाहर नहीं घूमती। और तो और बहू के कपड़ों से भी बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी। तब मैंने बहू को सिर्फ समझाते हुए कहा, बेटा अच्छे घर की बहू को यह सब शोभा नहीं देता। और फिर जमाने का हाल तो तुम जानती ही हो। अगर आस पड़ोस में तुम्हें इतनी रात को किसी ने देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे। इतना कहते ही तमन्ना ने हंगामा खड़ा कर दिया और वह मुझ पर ही चिल्लाते हुए बोली, बुढ़िया अभी भी पुराने जमाने में जी रही हो। मैं आजकल की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ। पार्टी करना, रात में घूमना यह आजकल का फैशन है, कोई गलत बात नहीं है। और न जाने क्या क्या अनाप शनाप बातें सुनाने लगी। और मेरा बेटा था जो कि खड़ा खड़ा उसका मुंह देख रहा था। इतना कहकर फिर वह नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। और उसके बाद मेरे अपने बेटे पवन ने भी उसे समझाने की बजाय मुझ पर ही बरस पड़ा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी गलती क्या है। वह तो मेरे घर की इज्जत थी। मैं उसे इस तरह सड़क पर आने देना नहीं चाहती थी। आखिर औरत को अपनी सुरक्षा के बारे में खुद ही सोचना पड़ता है। उस रात दोनों ने खाना नहीं खाया। कई दिनों तक वे दोनों मेरे व्यवहार से उखड़े उखड़े से रहे और मुझसे बात तक करनी बंद कर दी थी। पवन तो हमेशा बहू का ही पक्ष लेता था। कभी यह जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर गलती किसकी है। कभी यह नहीं सोचता कि क्या कोई माँ अपने बच्चों का बुरा चाहेगी। बेटा बहू के ऐसे व्यवहार से मैं परेशान हो चुकी थी। इसलिए समय व्यतीत करने के लिए घर पर रहकर मुरब्बा और अचार बनाने का काम करने लगी। मुरब्बा और अचार बनाकर पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन बहू को वह भी मंजूर नहीं था। हमेशा चिल्लाती थी, माँ जी पूरे घर को आपने कबाड़ खाना बना के रख दिया है।
सारा दिन आपकी वजह से घर में कोई ना कोई मुंह उठाकर कभी मुरब्बा तो कभी अचार लेने चला आता है। अरे यह घर है मेरा, कोई कबाड़ खाना नहीं। बंद कीजिए यह तमाशा अभी के अभी। बेटा बहू को मेरा यह काम करना भी पसंद नहीं था, तो बेटे ने भी मेरे मुरब्बा और अचार बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी और अब सीमा जी लोगों के घरों में जाकर मुरब्बा और अचार बनाने लगी। यह बात जब तमन्ना को पता चली तो इस बात पर भी वह भड़कने लगी और कहती है, जब हम घर में मुरब्बा और अचार नहीं बनाने देते तब तुम चुपके से लोगों के घरों में जाकर मुरब्बा अचार बनाती हो। अब बहू बेटे उन्हें बाहर भी मुरब्बा अचार बनाने नहीं देते थे। अगर वह बनाने जाती भी तो तमन्ना घर में कलेश कर देती थी। वक्त बीतता गया, बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चों के जन्म के बाद दादी बन जाने पर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे जीने की एक आशा चाहिए थी, लेकिन न जाने क्यों बहू अपने बच्चों को मेरे हाथ में देना ही नहीं चाहती थी। जब भी उनको प्यार दुलार करना चाहती तो उनके चेहरे के भाव बिगड़ने लगते थे। जैसे जैसे मेरे दोनों पोता पोती बड़े होने लगे, उनका मुझसे लगाव बढ़ता ही जा रहा था। दोनों ही बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे, बस सारा दिन दादी दादी करते नहीं थकते थे। लेकिन बहू को यह भी मंजूर न था और एक दिन उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और पवन से बोली, देखो जी, केवल तुम्हारी माँ की वजह से हमारे दोनों ही बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। मेरे आगे अब जुबान भी लड़ाने लगे हैं और पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान तक नहीं देते। तुम्हारी माँ बच्चों को अपने साथ रखकर अपने जैसा बना रही है। मैं कह देती हूँ, केवल तुम्हारी माँ ही है हमारे बच्चों को बिगाड़ने वाली। बहू की बातें सुनकर मेरा अपना बेटा ही गुस्से में आकर आग बबूला होते हुए भड़कते हुए बोला। आए दिन बहू भी बात बात पर मेरा अपमान करती रहती थी और मेरा बेटा खड़े खड़े अपनी माँ का अपमान देखता रहता था। फिर भी जैसे तैसे मन मार कर मैं उनके साथ रह रही थी। एक दिन जब मैं सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई तो टांग में चोट लगने के कारण ढंग से चलना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए मैं 2-4 दिन बाहर अपनी सहेलियों से भी नहीं मिल पाई थी और घर से बाहर भी नहीं जा पाई। यह बात भी बहू को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन मैंने उसे फोन पर कहते हुए सुना अपनी सहेली मीना से, यार अब क्या बताऊं, पूरा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है और बच्चों को भी संभालना पड़ता है। अब ऊपर से यह बुढ़िया भी मेरे सिर पर आकर बैठ गई है। न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। पूरा दिन आराम से घर में बैठी रहती है। बुढ़िया मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। इसे कौन सी मेहनत करनी पड़ती है, कमाना तो मेरे पति को पड़ता है ना। पहले कम से कम बाहर तो चली जाया करती थी, मैं भी चैन की सांस ले लेती थी। और अब घर में बैठे बैठे तो बच्चों के खाने पीने की चीजों पर बस नजर ही मारती रहती हैं। इनका कोई दूसरा इंतजाम करना ही पड़ेगा। बहू के मुंह से यह सुनकर मैं हैरान थी कि मैं अपने प्यारे बच्चों के खाने को नजर क्यों लगाऊंगी और बहू दूसरा इंतजाम करने की बात कर रही थी। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? हद तो तब हो गई जब एक दिन मेरे अपने बेटे पवन ने मुझे वृद्धाश्रम रहने का सुझाव दिया। मुझसे कहने लगा, माँ तुम्हें यहाँ ना तो आराम है और ना ही मन की शांति है और आपकी वजह से आपकी बहू को भी परेशानी होती है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि तुम वृद्धाश्रम चली जाओ, आप भी सुख शांति से रहोगी और हम भी चैन से रहेंगे। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह बात सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलूं। मैं बस उसे देखते ही जा रही थी। मैं मन में सोचने लगी कि आज तक मैं जिसे अपना बेटा कहती थी वह मेरा कभी था ही नहीं। अपनेपन की पट्टी मेरी आंखों से उतरने लगी थी। मैं दुख और दर्द से बिलख कर रो पड़ी। बेटा, यह केवल मैं ही जानती हूँ कि मैंने स्वयं को कैसे संभाला है। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद मैंने तुम्हें ही अपना सहारा माना। मैंने आज तक जो भी किया सब तेरे लिए किया और आज तू ही मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहा है। उसके आगे पवन ने बस इतना ही कहा कि माँ सबके लिए यही सही है और वह वहाँ से चला गया। लेकिन बेटा, वृद्धाश्रम में दूसरों पर निर्भर रहना मुझे कतई मंजूर नहीं था। अभी मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा था तो मैंने अपने संदूक में कपड़े रखे और भारी मन से आंखों में आंसू लिए अपने इस घर में वापस आ गई। अकेली हूँ तो क्या हुआ, इज्जत से जी रही हूँ, आत्मसम्मान की रोटी खा रही हूँ। बस मेरी जान बसी है तो अपने दोनों पोता पोती में।
कितनी बेबस आंखों से निहार रहे थे मुझे उस दिन जब मैं उस घर को छोड़कर निकल रही थी। पल पर तड़पती रही। 2 साल बीत गए इस बात को, लेकिन कल की ही बात लगती है। बोलते बोलते सीमा जी का गला भर आया। लेकिन बेटा, मुझे तो अब आदत सी हो गई है अकेले रहने की। इस उम्र में बीमार पड़ गई तो मुझे कौन देखेगा, यही सोचकर रोज सुबह योगा करती हूँ। दिन भर में पड़ोस की कोई ना कोई महिला आ ही जाती है मेरे पास। मुझे समझाती भी है कि मोह माया को त्याग कर भक्ति का सहारा ले लो, यही भव सागर पार कराएगा। यह धार्मिक पुस्तक देख रहे हो, वही लोग तो देकर जाते हैं। कुछ देर बैठकर इन्हें ही पढ़ लेती हूँ। शाम का थोड़ा समय आसपास की महिलाओं के साथ बातचीत में निकल जाता है और दोपहर बच्चों की प्रतीक्षा में निकल जाता है। बोलते बोलते सीमा जी अचानक खड़ी हुई और रमेश को बोली, तो यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी ही देर में 2 कटोरी में मुरब्बा ले आई। बेटा, बहुत देर से बातें करते हुए कुछ खाया नहीं है, इसलिए मुरब्बा ले आई हूँ। सीमा जी के ऐसे कहने पर रमेश उन्हें मना ना कर सका और मुरब्बा उनके साथ खाने लगा। रमेश कहता है कि अम्मा, मुरब्बा तो बहुत ही अच्छा बनाया है आपने। इस पर सीमा जी हंसते हुए बोली, मुरब्बा तो मैं बेटा घर पर ही बनाती हूँ। ये मुरब्बा खाने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जब कुछ खट्टा मीठा खाने का मन करता है तो इसे ही खा लेती हूँ, और इस मुरब्बे के कारण ही मेरा घर भी चलता है। और वैसे भी इस उम्र में पेट भरने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं, इसलिए मुरब्बा अचार बनाकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसी से मेरा गुजारा हो जाता है। अम्मा, इतने समय बाद इतना स्वादिष्ट मुरब्बा खाया है। इसे खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। जब माँ थी तो वह भी ऐसा ही स्वादिष्ट मुरब्बा बनाया करती थी। मुरब्बा खाकर रमेश खुश हो गया। सीमा जी का शुक्रिया अदा करते हुए वह जाने लगा तो सीमा जी ने उसे रोका और तुरंत अंदर जाकर एक डिब्बा लेकर आई। तुझे मुरब्बा इतना पसंद आया तो यह एक डिब्बा मुरब्बा लेकर जा, मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी। सीमा जी का प्यार और आशीर्वाद पाकर रमेश का दिल भर आया। उसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन आज जब उसने सीमा जी से बात की तो उसे अपनी माँ के साथ का अनुभव हुआ। फिर अम्मा से डब्बा लिया और वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीते तो रमेश को लगा कि अम्मा से मिलना चाहिए। फिर वह सुबह सुबह तैयार होकर सीधा अम्मा जी के घर पहुंचा। सीमा जी नहा धोकर अपने आंगन में बैठी रामायण पढ़ रही थी। तभी रमेश ने दरवाजे पर दस्तक दी और अम्मा को आवाज लगाई तो अम्मा उसे देखकर उत्साह से भर गई। फिर उसे अंदर बुलाया और रमेश अंदर जाकर चारपाई पर आराम से बैठ गया। फिर सीमा जी किचन में चाय नाश्ता बनाने चली गई। थोड़ी देर में सीमा जी चाय नाश्ता लेकर आ गई और रमेश को चाय पकड़ाते हुए बोली, बेटा, बच्चों की छुट्टियां कब तक हैं? उनकी राह देखते देखते मेरी तो आंखें तरस गई हैं। तभी रमेश बोला, अम्मा, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? उनके माता पिता ने उन्हें हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज दिया है। अब वह वहीं रहकर पढ़ाई करेंगे। यह सुनते ही तो अम्मा के होश उड़ गए और हैरानी से बोली, क्या मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया? हे भगवान, यह तो अच्छा नहीं किया उन लोगों ने। अपने पोता पोती का चेहरा देखती थी तो मेरी सांस में सांस आ जाती थी। अब तू ही बता बेटा, मैं कैसे जीऊंगी? वही तो मेरे जीने का एकमात्र सहारा थे। इससे अच्छा तो भगवान मुझे अपने पास बुला ले। सीमा जी यह बोलते ही फूट फूट कर रो पड़ी। तभी रमेश ने दिलासा देते हुए अम्मा से कहा, अम्मा, दिल छोटा मत कीजिए। उन्हें हॉस्टल से ले जाने और वहां से लाने की जिम्मेदारी अभी भी मेरी ही है। हर सप्ताह जब भी छुट्टियां बिताने के लिए वे लोग आएंगे तो मैं आपसे भी मिलवा दिया करूंगा। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया था। क्या हुआ बेटा? अम्मा ने हैरान होते हुए पूछा। अम्मा, जो मुरब्बा आपने मुझे दिया था ना, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आया। हाँ, उस दिन मेरे घर पर मेरे ससुराल वाले भी आए हुए थे। वे तो आपके हाथ के बने मुरब्बे के दीवाने ही हो गए। उनकी बहुत बड़ी मुरब्बा बनाने की फैक्ट्री है। उन्होंने मुझे विनती की है कि मैं उन्हें एक बार आपसे मिलवा दूं। यह सुनकर सीमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और रमेश के कहने पर सीमा जी उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। शाम को एक बड़ी सी कार उनके घर के बाहर आकर रुकी। सीमा जी घर के बाहर ही बैठी हुई थी। गाड़ी में से मुरब्बे के फैक्ट्री के मालिक रमेश के साथ बाहर निकले। वह एक युवा कारोबारी थे। उन्होंने सीमा जी के पास पहुंचकर उनके पैर छुए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, माँ जी, उस दिन मैंने आपके हाथ का मुरब्बा खाया। सच बताऊं
तो मैंने बहुत से लोगों के हाथ का मुरब्बा खाया है, लेकिन ऐसा स्वादिष्ट मुरब्बा नहीं खाया। मैं दरअसल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए काम करना पसंद करेंगी? ये बात सुनकर सीमा जी कुछ हैरान सी रह गई और फिर चेहरे पर झिझक और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए बोली, बेटा ये तो क्या कह रहा है? मेरे बूढ़े शरीर में अब इतनी हिम्मत कहाँ है जब मैं इतना काम कर सकूं। फिर वह व्यक्ति बोला, माँ जी आपके पास जो अनुभव है मुझे इसी अनुभव की आवश्यकता है। मेरा विश्वास कीजिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपसे विनती है कि आप हमारी फैक्ट्री में सुपरवाइजर का पद संभाल लीजिए और अपना अनुभव और सहयोग देकर मुझ पर उपकार कर दीजिए। उनकी बात सुनकर सीमा जी बोली, लेकिन बेटा इस उम्र में तो बाहर निकलकर काम करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। अब तो घुटने भी जवाब देने लगे हैं। सीमा जी की बात सुनकर वह फैक्ट्री का मालिक उनके पास बैठ गया और बोला, माँ जी मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। आपको लेने के लिए हर रोज ड्राइवर आएगा, आपको गाड़ी में बैठा कर ले जाएगा। आपको केवल अपने अनुभव के आधार पर मुरब्बे बनाने वाले लोगों को निर्देश देने का काम करना है बस। उसकी बात सुनकर सीमा जी सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि घर पर बैठे बैठे भी क्या कर रही हूँ। सारा दिन अकेले बैठे बैठे भी समय काटना मुश्किल हो जाता है। अभी यह सब बातें सोच ही रही थी कि इतने में रमेश बोला, अम्मा जी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अम्मा आप निश्चिंत रहिए। रमेश की बात सुनकर अम्मा ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ तुरंत हामी भर दी और अगले ही दिन ड्राइवर उन्हें लेने के लिए आ गया। फिर उन्होंने अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से संभाल लिया। फैक्ट्री के मालिक ने सीमा जी के मुरब्बे को एक स्पेशल ब्रांड बना दिया, जिसका नाम रखा गया घरवाला मुरब्बा। मुरब्बे के पैकेट पर सीमा जी की फोटो भी लगवाई गई। सीमा जी के जाने के कुछ दिनों के भीतर ही उनकी फैक्ट्री के मुरब्बे की बिक्री दुगनी हो गई थी। शहर में जगह जगह पर सीमा जी के मुरब्बे के विज्ञापन के बैनर लगाए गए थे। रमेश ने अपनी गाड़ी के पीछे भी बैनर लगवाया। सीमा जी के अनुभव और लगन से उनके मुरब्बे का बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। अब ढेर सारे मान सम्मान और सुविधाओं के साथ साथ उन्हें अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ सीमा जी पहले से अधिक स्वस्थ रहने लगी थी और खुश भी। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ साथ हंसते बतियाते पूरा दिन कब निकल जाता उन्हें पता ही नहीं चलता था। एक दिन जब रमेश बच्चों को छोड़ने के लिए उनके घर गया तो तमन्ना ने भी उनकी गाड़ी के पीछे बैनर लगा हुआ देखा, जिस पर उसकी सास की फोटो भी लगी हुई थी। यह देखकर वह चौंक गई और तुरंत रमेश से इस बारे में पूछने लगी। फिर रमेश ने उन्हें सीमा जी की सफलता की कहानी बताई कि किस तरह उन्हें मुरब्बे की फैक्ट्री में काम मिला और वह उस फैक्ट्री में कितने ऊंचे पद पर काम कर रही हैं। यह बातें सुनकर तमन्ना की हैरानी का ठिकाना न रहा। वह बेहोश होते होते बची। पीछे खड़ा पवन भी सारी बातें सुन रहा था। उसे देखकर तमन्ना बोली, सुना आपने, जिन्हें बेकार समझकर हम वृद्धाश्रम भेजने को तैयार थे, आज उन्होंने अपने हुनर की वजह से कितनी जान पहचान हासिल कर ली है। उसकी बात सुनकर पवन बोला, अगर तुमने पहले ही माँ को मुरब्बा बनाने से न रोका होता तो आज जितना पैसा वह कमा रही है वह सब का सब हमारा होता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो माँ की सेवा करनी भारी लग रही थी। तुम्हारी वजह से माँ को इतना सब बोलकर घर से निकालना पड़ा। अगर आज हमारे पास होती तो वह सारे पैसे हमारे होते। पर मुझे क्या पता था कि माँ जी इतनी तरक्की कर लेंगी। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। जैसे जैसे समय बीता तो एक दिन सीमा जी के पास तमन्ना का फोन आया। इतने समय बाद अपनी बहू का फोन देखकर सीमा जी को कुछ हैरानी सी हुई और फिर उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से तमन्ना रोई जा रही थी। वह यह सुनकर दंग रह गई और उन्होंने घबराते हुए पूछा, तमन्ना बहू क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तभी तमन्ना बहू ने रोते रोते बताने लगी, माँ जी पवन का एक्सीडेंट हो गया है, उसे बहुत ज्यादा चोट आई है। हालात गंभीर होने के कारण उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। माँ जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। प्लीज माँ जी आप हमारी मदद करो ना, अपने बेटे को बचा लो माँ जी। यह सुनते ही सीमा जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बहू तुम फिक्र मत करो, मैं अभी घर से निकलती हूँ,
इतना बोलते ही सीमा जी ने फोन रखा और अपना जल्दी से पर्स उठाया और घर से निकल गई। जैसे तैसे उन्होंने ऑटो किया और जल्दी से अस्पताल पहुंच गई। सीमा जी सब पुरानी बातें भूलकर अपने बेटे के मुंह में खींची चली गई। वह पवन को मिलने के लिए तुरंत अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचकर जो उन्होंने देखा वह रूह कपा देने वाला था। उनका बेटा अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। उसकी बहू तमन्ना स्वयं को बेबस महसूस करते हुए चिंता अवस्था में उसके पास बैठी हुई रोई जा रही थी। जैसे ही तमन्ना ने सीमा जी की ओर देखा तो तुरंत उठ खड़ी हुई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। देखिए ना माँ जी, यह सब क्या हो गया? चिंता मत करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए सीमा जी ने उसे दिलासा दिया। बेटा भी माँ को देखकर रोने लगा। फिर वह देर न करते हुए अपने बेटे के पास आकर बैठ गई। सीमा जी अपने बेटे और बहू को दिलासा दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन भी अपने बेटे की यह हालत देखकर रोए जा रहा था। स्वयं को संभालते हुए सीमा जी ने पूछा, डॉक्टर साहब ने क्या कहा बहू? तो तमन्ना रोते हुए बोली, माँ जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है और शरीर के बाकी हिस्सों में भी काफी चोटें आई हैं। डॉक्टर ने पूरे 5 लाख रुपए का खर्चा बताया है, लेकिन माँ जी, बैंक में रखे पैसे और गहने बेचकर सब मिलाकर 2 लाख ही बनते हैं। बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा? यह सोच सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। और ऊपर से उनकी यह हालत, करूं तो क्या करूं माँ जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीमा जी ने बहू को समझाया कि तुम फिक्र मत करो, सब पैसों का इंतजाम हो जाएगा। फिर सीमा जी ने संयम और धैर्य से काम लिया और बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो बहू, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम पवन का ध्यान रखो, मैं अभी आती हूँ। सीमा जी ने तुरंत पैसों का इंतजाम कर दिया और पवन का ऑपरेशन ठीक ढंग से हो गया। पवन कुछ ही दिनों में धीरे धीरे समय के साथ साथ सही तरीके से चलने फिरने लगा था और अब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई थी। अब पवन घर पर भी आ चुका था, लेकिन रह रहकर उसे भी एक ही बात सताई जा रही थी कि उन दोनों ने माँ के साथ बिल्कुल गलत व्यवहार किया था। वही तकलीफ आने पर माँ बिना देर लगाए ही उनकी मदद करने के लिए भागी चली आई। अपनी गलती स्वीकार करते हुए अगले दिन सुबह पश्चाताप करते हुए पवन अपनी पत्नी को लेकर फैक्ट्री में पहुंचकर अंदर सीमा जी के बारे में पूछने लगा तो पता चला कि वह फैक्ट्री के मालिक और वर्कर्स के साथ मीटिंग में जा रही है। उन्हें अभी टाइम लगेगा, तो बेटा और बहू वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। कुछ समय के बाद जब वह बाहर निकली, अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हो गई। उन्हें अपने ऑफिस में ले गई और चपरासी से कहकर उनके लिए चाय और नाश्ता मंगवाया। पवन से हालचाल पूछने लगी, परंतु अपने व्यवहार से शर्मिंदा पवन और तमन्ना अपने आप से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और इधर अपनी माँ का ऐसा रुतबा देखकर मन ही मन पवन को अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा। फिर थोड़ी देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए बोला, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो सीमा जी बोली, हाँ बेटा कहो, क्या बात है? माँ, अब आप हमारे साथ ही रहेंगी। हम दोनों आपको घर ले जाने के लिए आए हैं। हम लोगों ने आपके साथ जो व्यवहार किया, उसके बावजूद भी आपने हम पर इतना बड़ा एहसान किया। अपने किए पर हम बहुत शर्मिंदा हैं माँ। इस पर सीमा जी बोली, एहसान तो तुमने मुझ पर किया है बेटा, अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाकर। अगर तुम लोग मुझे उस दिन घर से बाहर निकलने को ना कहते तो मैं आज भी वही दुख भरी जिंदगी जी रही होती। वहां से निकलकर ही तो मेरी जिंदगी को सही दिशा मिली है। बेटा, बूढ़ी माँ कोई घर का पड़ा हुआ फालतू सामान नहीं होती कि जब चाहे इसे फेंक दिया और जब चाहे तो इस्तेमाल कर लिया। अरे, अपने ही पोता पोती के साथ मेरा हंसना बोलना भी तुम लोगों को मंजूर नहीं था। बेटा, अब तो तुम्हारे साथ वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ की बातें सुनकर पवन और तमन्ना की नजरें शर्म से झुक गई। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन सीमा जी ने उन्हें माफ नहीं किया। इतने में फैक्ट्री के मालिक अपने स्टाफ के साथ एक बड़ा सा केक लेकर ऑफिस में आया और सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, जन्मदिन मुबारक हो मैडम जी, जन्मदिन मुबारक हो। यह नज़ारा देखकर दोनों बेटे और बहू शर्म के मारे जमीन में गड़े ही जा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो यह भी याद नहीं था कि आज उनकी माँ का जन्मदिन है। सब लोगों ने सीमा जी को चारों तरफ से घेर लिया था और सीमा जी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में बिजी हो गई थी, क्योंकि आज इतने सालों बाद किसी ने उनका जन्मदिन याद रखा था।
यह सब देखकर बेटा और बहू वहां से चले गए और पश्चाताप की अग्नि में अपना जीवन बिताने लगे। समय बीतता गया। एक दिन सीमा जी ने नवरात्रों में अपने घर में पूजा रखी हुई थी और अपने बेटे बहू को फोन लगाया और उनको घर आने के लिए कहा। तो पवन ने फोन उठाया और बोला, माँ, यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया। मैं तमन्ना को भी बोल दूंगा, हम लोग कल ही घर पर आते हैं। अगले दिन बेटा बहू और बच्चों सहित पूरा परिवार आया। सीमा जी का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने अपने पोता और पोती को देखते ही गले से लगा लिया और उन्हें ढेर सारा प्यार करने लगी। फिर जल्दी से अंदर गई और बच्चों के लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लेकर आई। बच्चे चॉकलेट और आइसक्रीम देखकर बहुत खुश हो गए। पवन और तमन्ना भी यह सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। आज उनका घर खुशियों से भरा हुआ था। सब लोगों ने मिलकर पूजा की और खुशी खुशी माँ से विदा ली और अपने घर चले गए। उनके जाते ही सीमा जी का मन उदास हो गया। उन्होंने अपने पोता पोती और बेटे बहू की याद आने लगी। उनका अब अकेले घर में मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपने बेटे को फोन किया और कहा, बेटा, अगर तू फ्री है तो बच्चों को मेरे पास छोड़ जा। अब अकेले मन नहीं लगता, बच्चों की बहुत याद आ रही है। पवन ने कहा, ठीक है माँ, मैं ऑफिस में जाते टाइम बच्चों को आपके पास छोड़ दूंगा। अब वह अपने बच्चों को अपनी दादी से मिलने से कभी मना नहीं करते थे। वह परिवार सहित सीमा जी के घर पर आते जाते रहते थे। धीरे धीरे सीमा जी के मन में भी अपने बेटे और बहू के लिए प्यार फिर से पनपने लगा था। अब वह अपने पोता और पोती से दूर भी नहीं रहना चाहती थी। और एक दिन सीमा जी ने अपने बेटे और बहू से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार एक साथ ही रहे, ताकि मैं भी अपने पोता और पोती के साथ खुश रह सकूं, उन्हें देख सकूं, उनके साथ समय बिता सकूं। यह सुनते ही बेटे और बहू फूले नहीं समाये और तुरंत सीमा जी के पैरों में गिरकर एक बार फिर से माफी मांगी। और फिर साथ रहकर बहू ने सीमा जी की खूब सेवा की और बेटा भी रात को माँ के पैर दबाता, उनसे बातें करता। पोता पोती भी स्कूल से आते ही अपनी दादी के साथ खूब खेलते, उनसे बातें करते। और अब बहू और बेटे ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि अब यह गलती दोबारा कभी नहीं होगी। तब से सब परिवार एक साथ हंसी खुशी से रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।